वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानान उस्मान डार से मिलने सियालकोट कैंट में उनकी रिहाइश गाह पहुँचे। छोटे भाई इमरान डार के हमरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। सियालकोट के मुमताज़ सनतकार इम्तियाज़ुद्दीन डार के साहबजादे हैं। सनत से सियासत में पैसे कमाने आए हैं या पैसे लगाने? बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। मैं समझता हूँ कि शायद मैं पाकिस्तान के उन चंद सियासतदानों में से हूँ जो सियासत में आके जिनके असासे कम हुए हैं। नॉर्मली तासुर यही है कि सियासत में आके पॉलिटिक्स में सियासतदान के असासे ऊपर जाते हैं। चूँकि मैं अपने अदारे का मार्केटिंग डायरेक्टर था, सारी सेल्स मैं खुद देखता था, तो आसान फ़ैसला नहीं था क्योंकि मेरा किसी भी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं थी। मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई उमर डार ज़रूर पॉलिटिक्स में थे, लेकिन सियालकोट के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए, अवाम के लिए यही सोचा जब तक हम खुद नहीं आगे बढ़ेंगे शायद उस तरह से निज़ाम में बेहतरी जो हम सोचते हैं, जो आम आदमी सोचता है, वो लाना मुश्किल है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी बराए नौजवानान हैं, ख़ुद भी अभी नौजवान हैं। जवानों के लिए ऐसा क्या ख़ास कर रहे हैं जिस पर फ़ख्र कर सकें? कामयाब जवान प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का हमारी हुकूमत का नौजवानों के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मुझे इस बात का फ़ख्र है, पाकिस्तान की 72-73 साल तारीख़ में अगर हम नज़र दोहराएं, जो भी हुकूमत आई हो, किसी भी हुकूमत ने, किसी भी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के नौजवानों पे इस तरह एतमाद नहीं किया जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया है। 10 लाख तक हम नौजवानों को आसान शराइत पर क्लीन लैंडिंग, बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, कोलेट्रल के अपना कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दे रहे हैं, और अब हम इसको इन्हेंस करने जा रहे हैं 20 लाख तक। अब तक कितने नौजवान कर्जा ले चुके हैं? 10,000 नौजवान अपने कारोबार शुरू कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 8.5 अरब रुपये उनमें तकसीम कर चुके हैं। 100 अरब रुपये का ये प्रोजेक्ट है और कामयाब जवान का जो कोर मिशन है सुहेल साहब, वो है जॉब क्रिएशन, मुल्क में रोज़गार पैदा करना थ्रू कारोबार। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनके पास हुनर है, स्किल है, लेकिन वसाइल नहीं है। अगर आप अपने बैंक्स के ऊपर नज़र दोहराएं, पाकिस्तान में तकरीबन जो मौजूदा स्टैटिस्टिक्स हैं 50 लाख SMEs हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 लाख SMEs को, जो छोटे और दरमियाना कारोबार करने वाले लोग हैं, उन्हें पैसे मिल सके हैं। पढ़ा लिखा तबका नौजवानों का, या जिनके पास सिर्फ हुनर है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तजर्बा होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, हर उस नौजवान तक हमारी पहुंचने की कोशिश है। 1 लाख से ले के 5 करोड़ रुपए तक इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान नौजवानों को दे रहे हैं और देने जा रहे हैं। आपका सियासी कैरियर बहुत दिलचस्प रहा। आखिरी इलेक्शन यानी 2018 के इलेक्शन में तो आप ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में सिर्फ 1300-1400 वोट से हारे। क्या हरबा इस्तेमाल किया था कि इतने ज़्यादा वोट ले लिए? देखिए, एक तो मैं इलेक्शन जो 2013 का था वो हारने के बाद अपने लोगों में ही रहा और जिस हद तक मुमकिन था कोशिश की कि उनके मसाइल की निशानदेही करूं, अपोजिशन में रहते हुए सियालकोट में आवाज़ उठाऊं। मेरी फैमिली की ज़रूर एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है सियालकोट में। मेरे वालिद यहाँ डिप्टी मेयर भी रहे हैं, फिर आज़ाद तहसील नाज़म भी बने यहाँ, वो भी एक कंट्रीब्यूशन थी शहर के लिए। लेकिन हार जीत तो इलेक्शन का हिस्सा है। सच पूछिए, मैं इलेक्शन हराया गया था या हारा था, उस बात का आज मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ज़िम्मेदारी दी। इलेक्शन जीत भी जाता तो इसी तरह की कोई ज़िम्मेदारी मिल जाती। लेकिन एक तकलीफ़ मुझे ज़रूर थी, वो इलेक्शन हारने की वजह से भी नहीं थी, वो ये थी कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हल्फ ले रहे थे, मेरे जो कलीग्स थे, जो हमारी एक एफ़र्ट थी 10-15 साल की, वो सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ पार्लियामेंट में मैं उन्हें देख रहा था, तो वो मेरा भी ख्वाब था कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हल्फ लें तो मैं भी उनके साथ हूँ। तो वो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं पीछे रह गया हूँ और वहाँ मौजूद नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ जहाँ भी है ग्रुपबंदी का शिकार है। सियालकोट के बारे में भी मशहूर है कि आपकी और डॉक्टर फिरदौस आशिक की बनती नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैं समझता हूँ शायद ये एक मीडिया परसेप्शन है। देखिए, ग्रुप बंदी या अगर कहीं किसी की आपस में नहीं बनती तो सबसे बड़ी वजह उनका हल्का होता है,
उनकी एक कॉन्फ्लिक्ट जो वो टिकट की वजह से या सेम हल्का होने की वजह से। मेरा और डॉक्टर साहिबा का हल्का भी अलग है, उनका देहाती हल्का है, मेरा शहर का हल्का है। और अगर सच पूछिए, ये मेरा, मैं समझता हूँ सियासत इतना बड़ा मैदान है कि ये एक शख्स इस पे घोड़ा नहीं दौड़ा सकता है, इसलिए आपको कभी इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर सियासत में कोई नीचे जा सकता है तो वो अपनी वजह से जा सकता है। ये एक तासुर है जी, किसी ने गिरा दिया किसी को या कोई किसी की टांगे खींच रहा है। तो मैंने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस किया है। तो मैं आपके ही प्रोग्राम से कह रहा हूँ, मेरा डॉक्टर साहिबा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े अच्छे हम आपस में कोलीग्स हैं और जहाँ मुलाकात होती है अल्हम्दुलिल्लाह मिलते भी हैं, बैठते भी हैं। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के लिए आपने अपनी हुकूमती जिम्मेदारी छोड़ दी और कैंपेन में भरपूर हिस्सा लिया, फिर भी हार गए, ऐसा क्यों? देखिए, एक तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रवायती हल्का है, पिछले 30 साल से नून लीग जीतती आ रही है। और सुहेल साहब, मैं समझता हूँ कि ये पूरा बेल्ट जो है गुजरांवाला डिवीज़न का, जिसमें गुजरांवाला है, नारोवाल है, सियालकोट है, ये सारे मुस्लिम लीग नून के रवायती हल्के रहे हैं। 2018 का इलेक्शन हम 40,000 वोटों से हारे थे और हमारी पहली कोशिश तो यही थी कि हम नून लीग को हरा दें। और एक अवाम में जनरल तासर है जी, ये हुकूमत है और हुकूमत ने इलेक्शन जीत जाना है। देखिए, माजी में इलेक्शन कैसे होते रहे हैं ये आपको भी अंदाज़ा है, किस तरह से रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता रहा। पूरी कोशिश की नून लीग ने एक बयानिया और एक नैरेटिव बनाने की कि जी हमने शायद रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया। ऐसा बिल्कुल नहीं। 94,000 वोट जो PTI को मिले, और अगर हम देखें 2-2.5 साल परफॉर्मेंस और जिस तरह ये इन्फ्लेशन पे बात करते हैं या दीगर इश्यूज़ पे बात करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद 60,000 से हम 94,000 पे गए हैं। हुकूमत पंजाब में आए 2-2.5 साल हुए हैं, मरकज़ में भी इसी तरह है। तो उसको अगर देखें, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, तो मैं मुतमिन हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में हम इन्हें टफ़ टाइम देंगे। डार साहब, आपका शुमार PTI के नौजवान मगर जारहाना लीडर्स में होता है। आपके बयानात बड़े दंदान शकन होते हैं। क्या इमरान खान आपकी इस हवाले से हौसला अफजाई करते हैं? जो चंद चीज़ें अपने लीडर इमरान खान से सीखें, उसमें से एक यही भी है कि अगर आपको नज़र आ रहा है, आप हक़ और सच के लिए खड़े हो जाएं। मैंने कभी किसी अपने कुलीग के साथ, पार्टीज़ में होते हैं मसले मसाइल, अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने कुलीग्स के साथ ना कोई धड़े बंदी की कोशिश की है, ना कोशिश की है कि हमारे किसी अमल से हमारी जमात को नुकसान पहुँचे। वालदा भी मिलने आई। उस्मान कितना फर्माबरदार बेटा है, बचपन में कैसा था? बहुत अच्छा, कभी इसने मुझे तंग नहीं किया था। हमेशा जब भी कोई खेल खेलता था ना, बैठ के अपने पास ही खेलता था। और माशाल्लाह चारे भाई बड़े अच्छे हैं, क्योंकि डार साहब की और मेरी बचपन ही से इनकी तरबियत है। और यकीन जाने, आज भी अगर मैं कोई बात कह दूँ तो इनकी जुर्त नहीं नकार करें। ये मेरा बहुत एहतराम करते हैं, मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मैं मगर सबको पैगाम दूंगी कि अच्छे बच्चे होना पीछे माँ की तरबियत है, बाप की तरबियत है। मैं इन्हें हमेशा दीन का दर्स देती, कहना कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, अपने बाप को देखना है। शहर में देखो आपके वालिद की कितनी इज्जत है, आपने भी उसी रास्ते पे जाना है। फैमिली के साथ गपशप लगाई। दोपहर का खाना फैमिली के हमरा खाया। खाने में सूबाई वजीर चौधरी मोहम्मद इखलाक भी मौजूद थे। डार साहब की सबसे अच्छी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ है जिस पे आपको इख्तलाफ रहता है? ये रिश्तों के साथ बहुत मुखलिस हैं और हर रिश्ते की, हर काम की जो इनके लिए अहमियत रखता है उसको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। लड़ाई किन बातों पर होती है? कभी कभी इनकी मसरूफियत ऐसी हो जाती है कि मतलब 20 दिन, 25 दिन, महीना ये बिल्कुल काम में बिज़ी हो जाते हैं। फिर वो महीने बाद जब हाथ आते हैं तो मैं गिले कर लेती हूँ कि ये भाई पिछला पूरा महीना आप बिज़ी रहे और आपने इतना हमें टाइम दिया, हमें ज़्यादा टाइम क्यों नहीं दिया? खाने में नमक मिर्च ज़्यादा होने पर शिकायत करते हैं? नहीं, वैसे इनको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है और वैसे ये बहुत सादा है, इनको जो भी मिले बेचारे खा लेते हैं। अल्लाह लोग बंदे हैं। बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं?
जो मेरा बड़ा बेटा है वो माशाल्लाह 11 साल का होने वाला है, वो कह रहा होता है मैं पापा की तरह पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि पापा फैमिली को टाइम नहीं देते, तो कल को मेरी भी बीवी होगी, बच्चे होंगे, तो मैं उनको भी टाइम नहीं दे सकूंगा, तो मेरी तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो जो उनका अपना जहन होगा वो करेंगे। तो लेकिन बड़ा बेटा कहता है मैं बिजनेसमैन बनूंगा। इनके टॉक शोज पे आपका क्या तबसरा होता है? टॉक शोज इनके वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती, शुरू में देखती थी, अब तो पुराने खिलाड़ी हो गए ना, तो माशाल्लाह अब जिस तरह ये बात कर रहे होते हैं और सामने वाले को लाजवाब कर देते हैं सामने वाला भी बेचारा कोशिश तो कर रहा होता है कि हम किस तरह छुपाएं और डार साहब से बचें, लेकिन वो बच के जाने नहीं देते। तो मुझे बेगम सिर्फ यही गिला करती है कि खवातीन के साथ टॉक शोज में लड़ के कहीं तुम मेरे साथ तुम्हारी वो प्रैक्टिस ना हो जाए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जी सरखुरू होंगे तो वालदा को, बेगम को जो गिले हैं वो दूर हो जाएंगे। घर से रवाना हुए। बचपन की यादें ताज़ा करने अपने मादर इल्मी गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल सियालकोट पहुंचे। बैंड बजाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अपने पुराने असातिज़ा से मुलाकात की। ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। जिसे मुस्लिम हाई स्कूल एसोसिएशन के अहदेदारों से हल्फ लिया। जिसे मुस्लिम हाई स्कूल ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन का नाइब फाइनेंस सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना वो आप लोगों की वजह से, आपकी तालीम तरबियत जो आप लोगों ने हमें यहाँ स्कूल में सिखाया और आज वो हमारे काम आ रहा है। ग्रुप फोटो बनाई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ से मीटिंग की। स्टाफ में सर्टिफिकेट तकसीम किए। गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की, मार भी खाई होगी। पहले वाला तालीमी निज़ाम बेहतर था, अब मार की बजाय प्यार है और सिस्टम भी बदल गया, या अब बेहतर है? मैं समझता हूँ अब बेहतर है, इसलिए कि देखिए आप खौफ से या मार से कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो तालीम है चाहे तरबियत है। घरों में भी हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को डांटें जी कि वो ज़िंदगी में आगे बेहतर तरीके से बढ़ें। लेकिन मार पड़ी स्कूल में? हाँ, मैं मेरे टीचर थे इंग्लिश के मलिक फजल लाई साहब, और चूँकि मैं मॉनिटर था अपनी क्लास का तो सबक सुनता था तमाम स्टूडेंट्स के साथ। तो एक दिन मेरे टीचर ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि उस्मान डार आज मैं तुमसे सबक खुद सुनूंगा। तो मुझे वो सबक मैंने याद नहीं किया हुआ था, तो मुझे उस दिन जो मैंने सबक सीखा उनकी डांट डपट के बाद और पूरी क्लास के सामने जो मुझे शर्मिंदगी हुई कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मैं आज अपने दोस्तों को भी, अपने दीगर वज़रा को भी ये जब हम बैठते हैं दोस्तों बात करता हूँ कि आज हमारे उस्ताद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। अगर हम काम नहीं कर रहे तो बेहतर है कि किसी शर्मिंदगी का सामना करने से पहले हमें काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत में वही वज़ीर कामयाब होगा, मशीर कामयाब होगा जो मज़दूरों वाले माइंडसेट के साथ काम करेगा। सिस्टम स्ट्रीमलाइन ना होने की वजह से आपको खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने पॉलिटिकल ऑफिस जिनाह हाउस पहुँचे। ये सारी हिस्ट्री जो है ना जिनाह साहब की, आपको यहाँ बड़ी बड़ी एक तारीखी तस्वीर है। हाँ हाँ, ये तस्वीर मेरी सबसे फेवरेट तस्वीर है। अगर आप ये देखें, अवाम सलूट कर रही है कायद को।
हर तरफ कायदे आज़म की तस्वीर। शहर सियालकोट में आपके सियासी डेरे का नाम डार हाउस की बजाय जना हाउस क्यों है? देखिए, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे अजीम बाप का बेटा हूँ जिन्होंने कायदे आज़म के साथ अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार सियालकोट में जना हाउस की शक्ल में कायम करके किया। कहने को तो ये हमारा पॉलिटिकल सेक्रेटरीट है, लेकिन हम यहाँ से सोशल वेलफेयर के भी काम करते हैं। जिस तरह से यहाँ लोग बैठे हैं और हमारे पास आए हैं अपने कामों की दाद रसी के लिए, तो हमारी कोशिश ये है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विज़न है कि अदारों को दुरुस्त करें, लोग अपने मसाइल उस तरफ हल करने जाएं और यहाँ हम अपने पार्टी वर्कर्स के साथ पार्टी के हवाले से काम करें, गपशप लगाएं, वर्कर्स को मिलें। तो हम उस पर भी सियालकोट में काम कर रहे हैं। हल्के के अवाम के मसाइल सुने। अपने दफ्तर में आए। आपका हल्का इंतखाब साल हा साल से मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। ख्वाजा आसिफ यहाँ से मुसलसल मुंतखब होते रहे। तरक्याती काम तो उन्होंने बहुत करवाए होंगे, अब आप क्या करवाएंगे? अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने इस इलाके के लिए डिलीवर किया होता तो आज वो ज़रूर आपको यहाँ कोई पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी तमीर शुदा नज़र आती, कोई हॉस्पिटल नज़र आता तलीम और सेहत के शोबे में। तो जब हमें मौका मिला गुज़श्ता 2.5 सालों में, हमारी 4 एरियाज़ में हम फोकस कर रहे हैं। सियालकोट में गुर्बत कैसे नीचे लानी है, सियालकोट के नौजवानों के लिए रोज़गार कैसे पैदा करना है। प्रायोरिटी नंबर 2 एजुकेशन। कोई यूनिवर्सिटी नहीं, 72 सालों में पब्लिक सेक्टर की एक भी यूनिवर्सिटी यहाँ तमीर नहीं की गई थी। 2 साल कबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सियालकोट आए और पहली सियालकोट की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख के गए। सेहत के हवाले से 1964 में सियालकोट का आखिरी हॉस्पिटल बना था पब्लिक सेक्टर का, वो भी अगले माह इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आ रहे हैं। 5.1 अरब लागत से 250 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और नंबर 4 पे इंफ्रास्ट्रक्चर रखा था। बड़ा सियालकोट के हमारे दोस्त मुझसे गिला भी करते हैं, सड़कें अभी उस तरह बेहतर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो भी दुरुस्त करेंगे। अगले साल हमने बजट रखा है उसके लिए। इंडस्ट्री को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। सियालकोट की $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है। हमारा टारगेट ये है कि हम सियालकोट को $5 बिलियन पे लेके जाएंगे। ना सायरन का शोर, ना प्रोटोकॉल की हाव हुकार। क्या आप सरकारी गाड़ी और प्रोटोकॉल नहीं लेते? देखिए, मैंने ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं और मुझे खुशी है, ना ही मैंने किसी किस्म की तनख्वाह ली है सरकार के ख़जाने से, ना ही कोई गाड़ी, ना ही कोई TAD है। झंडा भी नहीं लगाते? कोई झंडा भी नहीं लगाया, ना प्रोटोकॉल। मैं समझता हूँ जिन चीज़ों के बगैर हम रह सकते हैं और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं शायद उनकी आप बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, काम के लिए। और हमेशा से मेरी एक सोच रही है, 30-40 हज़ार अरब के बोझ तले दबा कर्ज़ों के ये हमारा मुल्क, सच पूछिए ज़मीर ही इजाज़त नहीं देता कि हम अपने माहाना लाखों रुपए के खर्चे अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं हम कौमी ख़जाने पे डालें। और गुज़श्ता 2.5 सालों में अल्लाह ताला का शुक्र है मेरे नाम का एक भी वोचर सरकारी ख़जाने से नहीं कटा। तो ये सब कुछ अपने लीडर इमरान खान से सीखा है। ज़ेरे तामीर गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट का दौरा करने पहुँचे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना कौसर ने इस्तकबाल किया। ...200 एकड़ पर मुहित यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। नौजवानों की तरक्की में करते हैं अदा किरदार उस्मान डार। बात करते हुए महसूस हुआ अपनायत की झलक, हमारे मसाइल की करते हैं खूब तर्जुमानी उस्मान डार। जी उस्मान डार साहब। मुझे पूरी उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ही इसका संगे बुनियाद रखने आए थे और इंशाल्लाह ताला हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ही लाएंगे इसका आगाज़ करने के लिए, इसकी इनॉग्रेशन के लिए। यूनिवर्सिटी की ग्राउंड में दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया।
ज़ेर तामीर ब्लॉक का दौरा करने पहुँचे और तामीराती काम की रफ्तार का जायज़ा लिया। गुस्सा किन बातों पर आता है और खुश किन बातों पर होते हैं? देखिए, खुशी मुझे मिलती है जब 10,000 नौजवान अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं और उसके वसीले से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है, तो ये एक रूहानी खुशी है। और गुस्सा मुझे आता है, सच मानिए, जब मैं देखता हूँ बिलखसूस अपोजिशन के, जब मैं लोगों के साथ टॉक शोज़ में बैठता हूँ, वो देखते हैं किस तरह से वो अपनी लीडरशिप का दफा करते हैं। बहुत सारे ओपन एंड शट केसेस के ऊपर जो साफ नज़र आ रहे हैं यहाँ मामला हैं, और फिर मुझे कह लें कि अजीब तरह की बेचैनी होती है कि आज भी ये लोग नहीं समझते कि हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। किस तरह का हुस्न पसंद है? मैं समझता हूँ कि जो इंसान के अंदर की खूबसूरती है, मैं उससे प्यार करने वाला शख्स हूँ, और यही वजह है कि मैंने हमेशा लोगों को एक पॉजिटिव और बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। अगर मुझे किसी ने नुकसान पहुँचाया भी है तो मैं ये सब देखता हूँ यहाँ इस इंसान के अंदर की खूबसूरती किस तरह की है, वो हिलाक का कितना खूबसूरत शख्स है। ज़ाहिरी हुस्न, किसी के बाल, किसी के नाक, किसी के होंठ, ये पसंद नहीं है? शादी जो है वो मेरी पसंद की शादी भी थी और मैं खुश भी हूँ। मेरी बेगम वो खतून है जिन्हें मैंने पसंद किया और वो मेरी शरीक हयात हैं। तो उनके बाद तो ऐसा जब नहीं कभी ऐसा मौका मिला कि मैं सोचूं कि किसको देखना है और क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आप ख़ुद सनतकार हैं, तो क्या वज़ीर बनकर कोई अपनी सनतकारी में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे हैं? अपनी दौलत कितनी का आपका ख़र्चा है, उसमें कितना इजाफ़ा हो रहा है? देखिए, मैं यूथ अफेयर्स को देख रहा हूँ। एज सच हमारा एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, तो उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेरे ज़ाती कारोबार को ज़रूर नुकसान हुआ मेरा सियासत में जाने से, चूँकि मैं सारा मार्केटिंग को देख रहा था। मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ मैं अपने अदारे का। ओवरऑल असासों की बात करूँ तो वो ज़िंदगी में कम ही हुए होंगे बढ़ने की बजाय। मैं आपके ज़ाती अखराजात कितने हैं? और ज़ाहिर है वो तो फिर आप अपने घर वालों से लेते होंगे, भाइयों से? नहीं, मैं बड़ी एक नॉर्मल लाइफ गुजारता हूँ। एज सच मेरे कोई ज़ाती उस तरह के अखराजात नहीं हैं जो मेरी आमदन से ज़्यादा हों और उन्हें पूरा करने के लिए मुझे कोई गलत काम करना पड़े। और मुझे खुशी है पॉलिटिक्स में और बिलखसूस हुकूमत में आकर मैं उस स्टेज से गुज़र चुका हूँ जहाँ ईमान डोलते हैं पैसे पकड़ने के लिए, सौदे करने के लिए। और मैं आपको, जो आपके नाज़रीन हैं, इन्हें बताना चाहता हूँ कि 2-3 ऐसे मौके आए जिसमें मुझे $500,000 रोलेक्स की घड़ियाँ तक ऑफ़र हुई हैं कि ये हमारा मज़ाक में के तौर पर, हाँ जी, कि हमारा ये काम करवा दें। ये कोरोना पेंडेमिक में 1-2 लोग आगे जी हमारा नाम डलवा दें, ये टेस्ट वाले जो ओवरसीज़ बाहर जाने वाले हैं, आपको इतने पैसे पर टेस्ट दे देंगे। कई कॉलोनियों के लिए ऑफ़रें हो चुकी हैं कि आप सिर्फ कॉलोनी में हमारे साथ पार्टनर आ जाएं, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी मामला आपने। तो उस स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है, मैं आज गुज़र चुका हूँ। और ये सब कुछ घर से भी तरबियत थी। वालिद साहब को भी हमने देखा। मेरे वालिद जब तहसील नाज़म थे तो मैंने अपनी आँखों से वालिद साहब को घर से चाय की पत्ती ले जाते देखा। डॉक्टर साहब, माहाना ख़र्चा कितना है और कहाँ से पूरा करते हैं? मुझे वैसे साहब एक तनख्वाह मिलती है मेरी कंपनी से, जहाँ मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम करता हूँ, और 1-2 जगहों से हमें रेंट आ जाता है चारों भाइयों को, वो हम आपस में तकसीम कर लेते हैं। आप कह सकते हैं तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया महीना एक सिलसिला है आने का। फिर उसी को मद्देनज़र रखते हुए घर के खर्चे रखे हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कंपनी की तरफ से भी सपोर्ट है। जैसे मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ, चूँकि मार्केटिंग के लिए बाहर आना जाना भी होता था, उस तरह से हमें कंपनी से भी सपोर्ट मिल जाती है। बहुतपुरा में रोड का इफ्तिताह करने पहुँचे। यादगारी तख्ती पर सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले का नाम दर्ज करवाया गया है। मियां साहब, यहाँ पर सियालकोट में एक अजीब रवायत शुरू की गई है कि गली महलों का जो इफ्तिताह है, सड़कों का इफ्तिताह है, वहाँ पर बजाय सियासतदानों या कौंसलरों के नामों के टैक्स पेयर्स के नाम जो हैं वो लिखे जा रहे हैं। आप भी आज इफ्तिताह किया है, आपका नाम टैक्स पेयर के तौर पे लिखा गया है। ये कैसी रवायत है?
अगर हर बंदा, हर सियासतदान जो आवाम की खिदमत करना चाहता है वो इसी डगर पे चले, तो वो लोग जो टैक्स देते हैं उनके लिए एक नया बलबला पैदा होगा। आवाम के पैसे होते हैं, अगर आवाम के पैसे आवाम की इस्तेमाल करने वाली सड़कों, गलियों, नालियों में लगें तो मेरा ख्याल है उनका ज़्यादा हक है जो लोग ज़्यादा टैक्स गुजार हैं। और मैं समझता हूँ कि उस्मान डार साहब ने इस इलाके में, इस शहर में एक नई रीत डाली है। और दूसरे, क्योंकि हर सियासतदान यही चाहता है कि उसकी तख्ती जो है वो लगे, जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो उसको बदल देती है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस्मान डार साहब का, उन्होंने रीत डाली है और इंशाल्लाह ताला ये रीत दूसरे इलाके में रहने वाले या दूसरे इलाकों के सियासतदान में इंशाल्लाह अपनाएंगे। डार साहब, ये क्या आइडिया है कि आप अपनी तख्तियाँ लगाने की बजाय या कौंसलर या मेयर्स की तख्तियाँ लगाने की बजाय टैक्स दहिंदगान की तख्तियाँ लगा रहे हैं तरक्याती मंसूबों पर? देखिए, मैं समझता हूँ हमारा इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रेवेन्यू कलेक्शन का है, और ये रेवेन्यू तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक हम टैक्स पेयर को इज़्ज़त नहीं देंगे। टैक्स पेयर को जब तक ये एक फीलिंग नहीं आएगी कि उसका दिया हुआ टैक्स का पैसा ठीक जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसको सियासी बुनियादों पे नहीं किया जा रहा। टैक्स पेयर का ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, वो पाकिस्तान का टैक्स पेयर है, वो सियालकोट का टैक्स पेयर है। सियालकोट के अजीम लोग 10 अरब से ज़्यादा का टैक्स जमा कराते हैं, इनका हक़ है, इनका पैसा है, इनके नाम की तख्तियाँ लगनी चाहिए। हम तो कोऑर्डिनेटर हैं, हम प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, जिनका पैसा है उनको हम चीफ गेस्ट बनाते हैं और उनको इज़्ज़त देते हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है, ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। सरकार के PSDB में ये चीज़ें आनी चाहिए कि टैक्स पेयर के नाम की तख्तियाँ लगनी चाहिए। इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इसी तरह सूबों के अंदर ये कल्चर आना चाहिए। फिर आप देखें किस तरह लोग टैक्स देते हैं। अब एक गली में डेवलपमेंट की जाती है 10 लाख की, एक शख्स 2 लाख रुपए टैक्स दे रहा है, आपने उसको 10 लाख के प्रोजेक्ट की ओनरशिप दे दी है। एक वाटर फिल्टर प्लांट 40 से 50 लाख का लग रहा है, उसके ऊपर उसके वालद के नाम की तख्ती लग जाती है। इस तरह से उनमें हौसला अफजाई कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि सियालकोट का टैक्स कलेक्शन ऊपर जाएगा। मेरे ड्राइवर ने टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया है, जब उसे पता चला कि वो अपने माँ बाप के नाम की तख्ती लगा सकता है। अपनी लेदर फैक्ट्री आए, अपने दफ्तर में आए, दफ्तरी अमूर निपटाए, रोजाना वॉक करना उनका मामूल है। क्रिकेट का खासा शौक रखते हैं, फैक्ट्री से मुल्हक क्रिकेट ग्राउंड बना रखी है। किट पहनकर खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेली। फैक्ट्री के अंदर ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। वर्जिश की, स्नूकर शौक से खेलते हैं। मॉडल पुलिस स्टेशन कैंट सियालकोट का दौरा करने पहुंचे। थानों का स्टाइल बड़ा मुनफरिद है, ऐसे लग रहा है कोई होटल की लॉबी है।
ये कैसे तब्दीली आई है? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का विजन था प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिस पे 4 जनवरी 2020 को इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया कि लोगों को, सियालकोट के लोगों को सहूलत देने के लिए एक स्पेशल मॉडल पुलिस स्टेशन का जो है वो ऐलान किया गया। इसके अंदर हम लोगों को फ़र्स्ट हैंड फौरी तौर पे जो भी इनके साथ हमारे पास एंटर होता है, उसके बाद हमारे पास एक फ्रंट डेस्क बना हुआ है जिस पे उसकी एप्लीकेशन को हम एंटरटेन करते हैं, और जो मुकदमा दर्ज होने वाला हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसका मुकदमा हम फौरी तौर पर दर्ज कर देते हैं। और जो लोगों के दरमियान छोटी बड़ी लड़ाई झगड़े, उसके लिए हमने रिकॉन्सिलेशन कमेटी का एक रूम बनाया हुआ है जिसमें वो फौरी तौर पर उसकी तरफ भेज दिया जाता है और वहाँ लोगों के दरमियान मसालत करवा दी जाती है। सियालकोट सिटी में जो NH-73 का हमारा हल्का है ना, उसमें ये 5 थाने हमने रीमॉडल कर दिए हैं, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और सबसे बड़ी बात बड़ाई साहब ये है कि इस रीमॉडलिंग में हुकूमत पंजाब का या फेडरल गवर्नमेंट की एक पैनी हमने ली। ये हमारे सियालकोट की, सन ऑफ सियालकोट की, एक हमारी उस्मान डार साहब की कोविश से एक हमारा ग्रुप है बिजनेसमैन का, वो हम सब खुद इसमें फ़ंड जनरेट करते हैं। एक पैसा गवर्नमेंट का स्पेंड नहीं किया इस पर। रात को अपने दोस्त चौधरी जैन शबीर के घर चाय पर आए। चाय पर सियालकोट की मारूफ कारोबारी शख्सियात एयर सियाल के चेयरमैन नदीम कुरैशी, फजल जिलानी, हाफिज हामिद रजा, उमर वीर, हाफिज जुनैद शाहिद, ख्वाजा खावर और मेहर काशिफ ने शिरकत की। सियालकोट में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पर तबादला ख्याल किया। फैक्ट्री के प्रोडक्शन यूनिट का दौरा किया। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी लेदर फैक्ट्री है। दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन सी मसनूआत बरामद करते हैं? भाई साहब, हम यूरोप में हमारा ज़्यादा मेन लेदर जैकेट्स का काम है, लेदर गारमेंट्स का। टेक्सटाइल में हम प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का काम करते हैं, जो बाहर मोटरसाइकिल राइडर्स जो कपड़े पहनते हैं। उसके अलावा हमारा जिम वेयर का काम है। और अगर सच मानिए तो जब का पॉलिटिक्स में गया हूँ, इस लाइफ को भी बड़ा मिस करता हूँ। तो आप छोटे भाई देखते हैं, 2 भाई मेरे बिज़नेस में हैं, हम 4 भाई हैं टोटल, 2 पॉलिटिक्स में हैं और 2 बिज़नेस में। आप खुद एक्सपोर्टर हैं, पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि इसकी बरामदात भी बढ़ जाए? देखिए, जब तक हम अपने मुल्क के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की तरफ नहीं जाएंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस की तरफ नहीं जाएंगे, जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी बहुत सारे हमारे अदारे जो इस चीज़ के साथ मुंसलिक हैं, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, अगर आप PMLN के पिछले 5 साल दौर देखें जिसमें ज़ीरो एक्सपोर्ट बढ़ी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी जिस तेज़ी के साथ एक्सपोर्ट ऊपर जा रही है, 13-14% की ग्रोथ है। मार्च में $3.2 अरब की तारीखी एक्सपोर्ट बढ़ी है। अभी भी $2 बिलियन लगातार पिछले 6-7 माह से हमारी एक्सपोर्ट ऊपर जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बिल्कुल क्लैरिटी है, जिस वेल्थ क्रिएशन की वो बात कर रहे हैं उसी के साथ आपकी जॉब क्रिएशन जुड़ी है, इस मुल्क के नौजवानों का रोज़गार जुड़ा है। डायरेक्शन ठीक है इस हुकूमत की। कप्तानी चप्पल, कप्तान ही की तरह की शलवार कमीज़, कप्तान के असली जियाले, मतवाले और टाइगर हैं। क्या आप मुतमिन हैं 3 साल कारकर्दगी से? देखिए, अगर तो जिन हालात में एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी मिली और जिस तरह तबाह हाल अदारे मिले, उनको ठीक भी करना था। या तो हमारे पास 2 ही रास्ते थे, हम रिफॉर्म्स की तरफ जाते, या जो एक रिवायती पॉलिटिक्स इस मुल्क में चल रही थी, कर्ज़े ही लेते जाओ, और फिर ये जिस तरह डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट हो रहे थे, फिर इंपोर्ट लेड इकॉनमी थी पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुश्किल रास्ता अख्तियार किया। रिफॉर्म्स पे काम हो रहा है, हमारी हुकूमत रिफॉर्म्स पे काम कर रही है। रिफॉर्म्स हमेशा पेनफुल हुई हैं, टाइम टेकिंग हुई हैं, और दूसरी तरफ जो मुश्किल फ़ैसले थे
जैसे अगर बिजली के महंगे मंसूबे अगर आप देखें, गर्दिशी करता बढ़ता जा रहा था। अगर आज बिजली के महंगे मंसूबों का बोझ हम लोग नहीं उठाएंगे, क्योंकि पिछली हुकूमत लगा के गई है, सरहद पार से तो लोग नहीं आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, तो ये मुश्किल वक्त है पाकिस्तानियों के लिए। मेरा पॉलिटिक्स में आने का असल मकसद यही था कि हमारी आने वाली नस्लें इसी मुल्क से प्यार करें, यहाँ ही रहने का फ़ैसला करें, वरना दीगर लाखों पाकिस्तानियों की तरह हमारे आपके बच्चे पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे कारोबार के लिए, काम के लिए। तो ये एक मिशन है इंशाल्लाह ताला, इन नौजवानों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए हमने रोज़गार के मौके यहाँ पैदा करने हैं, कारोबार के मौके पैदा करने हैं, और फिर ही पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला देखेंगे ऊपर जाएगा।